हेलो दोस्तों, मैं राघवेंद्र साहू पुनः एक बार फिर आपके अपने चैनल दृष्टि और न्यू विजन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हिंदी में मैंने वाक्य के भेद के विषय में डिस्कशन किया था। मैंने बताया आपको वाक्य के तत्व कितने होते हैं, वाक्य के अंग या घटक कितने होते हैं। वाक्य भेद में दोस्तों मैंने अर्थ के आधार पर बताया वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर बताया वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो पुनः फिर देखते हैं आज अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। तो देखते हैं दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ध्यान देना दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब अर्थ के आधार पर हमने बताया था आपको वाक्य के भेद हमने कितने प्रकार के बताए, 8 प्रकार के। कितने प्रकार के दोस्तों बताए थे? 8 प्रकार के। पहला मैंने आपको बताया था विधानवाचक। क्या बताया था दोस्तों? विधानवाचक। इसको हमने अंग्रेजी में बताया था असर्टिव सेंटेंस। क्या बताया था? असर्टिव सेंटेंस। हमने बताया कि जो भी साधारण वाक्य होंगे, असर्टिव सेंटेंस होंगे, वो आपके कैसे होंगे? विधानवाचक। जैसे मैंने कहा राधा पुस्तक पढ़ती है। ध्यान देना, मैंने क्या कहा? राधा पुस्तक पढ़ती है। अब प्रश्न पूछ लेगा, बताइए अर्थ के आधार पर ये कैसा वाक्य है। तो कैसा वाक्य है दोस्तों? ये ऐसा साधारण वाक्य है, आपका क्या हो गया? विधानवाचक है। ठीक है दोस्तों। दूसरा मैंने कहा निषेधवाचक। मैंने क्या कहा? निषेधवाचक। निषेधवाचक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? निगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? निगेटिव सेंटेंस। इसमें निगेटिव सेंटेंस में आपका क्या दिया होगा दोस्तों? नहीं शब्द जरूर दिया होगा। क्या दिया होगा? नहीं शब्द दिया होगा। जैसे मैंने कहा वह विद्यालय नहीं जाता। जैसे मैंने कहा वह विद्यालय नहीं जाता। अब पूछ लेगा अर्थ के आधार पर बताइए दोस्तों कैसा वाक्य है? नकारात्मक, अर्थात निषेधवाचक। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा क्या शब्द आ गया? नहीं आ गया। बात क्लियर दोस्तों। तीसरा मैंने आपको बताया था प्रश्नवाचक। क्या बताया था? प्रश्नवाचक, जिसको अंग्रेजी में आप लोग बोलते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके 2 प्रकार के। पहला तो ये जब कोई क्या से प्रारंभ होगा, और दूसरा होता है यानी कि जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा क्या वह आज आएगा। हमने कहा क्या वह आज आएगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। ध्यान देना। दूसरा वाक्य कह दूं वह क्या कर रहा है। वह क्या कर रहा है। ठीक है। तो अब देखिए ये क्या से प्रारंभ हो गया दोस्तों, और ये आपका प्रश्नवाचक शब्द कहाँ गया? वाक्य के बीच में आ गया। तो ऐसे वाक्य आपके क्या होंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे, अर्थात जिसको क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक बोलते हैं। चौथा मैंने आपको बताया था आदेशात्मक। क्या बताया था? आदेशात्मक या आदेशात्मक। इसको अंग्रेजी में बोलते हो इंपरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हो दोस्तों? इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस में आपको करना क्या क्या है? ध्यान देना। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? आपका आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, सुझाव, प्रस्ताव, मना करना। ऐसे भाव आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये आदेशात्मक। जैसे मैं आपसे कह दूं उसे जाने दो। हमने क्या कहा? उसे जाने दो। पूछ लेगा अर्थ के आधार पर कैसा वाक्य है दोस्तों? अर्थ के आधार पर कैसा वाक्य है? ये आदेशात्मक। जैसे मैंने कहा धूप में मत खेलो। धूप में मत खेलो। ध्यान दीजिएगा, मत का प्रयोग हमेशा किसके लिए आता है? मना करने के लिए। जैसे मैंने कहा यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ।
हमने ये फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। पूछ लेगा अर्थ के आधार पर कैसा वाक्य है। दोस्तों ये अर्थ के आधार पर कैसा वाक्य है, आदेशात्मक। तो मैंने अभी आपको कितने बताए, 4 प्रकार के आपके ये बता दिए अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। 4 प्रकार के दोस्तों और होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो देखते जरा और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। चलिए और देखते हैं इसमें और कौन कौन से इसके भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। चलिए देखते हैं जरा अर्थ के आधार पर और भी भेद होते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं, अगला है 5वें नंबर का जो है, जिसको हम बोलते हैं विस्मय सूचक। क्या होता है दोस्तों, विस्मय सूचक। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या बोलते हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, अब विस्मय सूचक वाक्य में कुछ चीज़ें आती हैं जो आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने कहा प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, शाबाशी, ऐसे भाव आपके वाक्य में क्या होंगे, प्रकट होंगे। और जो भी ये प्रसन्नता प्रकट करने वाले शब्द या दुख प्रकट करने वाले शब्द या आश्चर्य प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं, इनके बाद क्या होगा, आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, अर्थात विस्मय सूचक लगेगा। जैसे मैंने कहा हाय वह चल बसा। हमने कहा हाय वह चल बसा। कैसा वाक्य है, अर्थ के आधार पर विस्मय सूचक वाक्य। क्यों, क्योंकि हाय के बाद क्या लगा है, विस्मय सूचक, और ये आपका दुख प्रकट कर रहा है। जैसे मैंने कहा आहा हम मैच जीत गए। हम मैच जीत गए। अब पूछ लेगा अर्थ के आधार पर कैसा वाक्य है, अर्थ के आधार पर आपका। जैसे मैंने कहा कितना सुंदर मौसम है। हमने क्या कहा, कितना सुंदर मौसम है। कैसा वाक्य है ये, अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, ये विस्मय सूचक वाक्य हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला आता है इच्छावाचक। क्या होता है, इच्छावाचक। इच्छावाचक को हम बोलते हैं या तो इलेटिव आ जाता है, ILLATIV इलेटिव, या इसी को बोलते हैं आपका ऑप्टेटिव। क्या होता है दोस्तों, ऑप्टेटिव। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत आपका शुभकामना, ठीक है, आशीर्वाद, और आपका अभिशाप। ज़्यादा करके ऐसे वाक्य आपके इसमें शुभकामना वाले वाक्यों में आपका मोस्टली जो वाक्य होता है आपका किससे प्रारंभ होता है, ईश्वर करे से। जैसे मैंने कहा ईश्वर करे आप दीर्घायु हों। हमने कहा ईश्वर करे आप दीर्घायु हों। ठीक है, कैसा वाक्य है, आपका इच्छावाचक है। ठीक है, ईश्वर करे आपकी यात्रा मंगलमय हो। ईश्वर करे आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे वो आपके दोस्तों कैसे होंगे, ये इच्छावाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। चलिए और देखते हैं इसके आगे कौन कौन से इसके भेद हो जाते हैं। अब आगे की बात करते हैं इसी में। तो इसके बाद अगला जो आ जाता है आपका 7वें नंबर का, जिसको बोलते हो संदेहवाचक। क्या बोलते हैं दोस्तों, संदेहवाचक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हो डाउटफुल। ठीक है, अब इसमें मोस्टली जो शब्द आपको मिलेंगे शायद, संभवतः, हो सकता है, ऐसे शब्द आपको दोस्तों इसमें संदेहवाचक वाक्य में मिलेंगे। जैसे मैंने कहा
शायद आज वह आएगा। हमने कहा शायद आज वह आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम शायद शब्द से यानी कि किसकी बात हो रही है, संदेह की बात हो रही है। हो सकता है वह परीक्षा में पास हो जाए, वह परीक्षा में पास हो जाए। पूछ लेगा अर्थ के आधार पर कैसा वाक्य है, यह आपका संदेहवाचक वाक्य है। ठीक है दोस्तों, अंतिम है अर्थ के आधार पर जो है जिसको हम बोलते हैं संकेतवाचक। क्या बोलते हैं दोस्तों, संकेतवाचक, जिसका एक नाम और आता है जिसको हम दूसरा कहते हैं शर्त बतलाने वाले। क्या कहते हैं दोस्तों, शर्त बतलाने वाले। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हो कंडीशनल सेंटेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि दो वाक्य दिए होंगे, इसमें अंतिम वाक्य जो होता है पहले वाक्य पर क्या होता है दोस्तों, निर्भर होता है। जैसे मैंने कहा यदि पिताजी आ जाते, यदि पिताजी आ जाते तो अच्छा होता। हमने कहा यदि पिताजी आ जाते तो अच्छा होता। तो भैया अच्छा कब होता, जब पिताजी आ जाते। ठीक है, तो अंतिम वाला जो वाक्य किस पर है, पहले वाले वाक्य पर है ना। हमने कहा यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, कठिन परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, तो अवश्य सफल होगे। तो हम सफल भैया कब होंगे, जब हम क्या करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे। तो इसमें भी क्या होता है, अंतिम वाला वाक्य किस पर निर्भर है, पहले वाले वाक्य पर। तो इस तरह से दोस्तों ये अर्थ के आधार पर जो मैंने 8 प्रकार के वाक्य के भेद बताए वो आपका यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं। अगले में हमने बताया था अब रचना के आधार पर वाक्य के भेद। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद दोस्तों कितने होते हैं, हमने बताया था आपको। तो रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो होते हैं आपके 3। ठीक है, कितने होते हैं दोस्तों, 3। हमने कहा रचना के आधार पर, वाक्य के भेद कितने हुए दोस्तों, 3 होते हैं। पहला आपका सरल वाक्य, जिसको हम कहते हैं साधारण वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, साधारण वाक्य। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। क्या होता है दोस्तों, मिश्रित वाक्य। इसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। इसको क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, कंपाउंड सेंटेंस। क्या कहते हैं दोस्तों, कंपाउंड सेंटेंस। इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या कहते हैं दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये हमने आपको 3 प्रकार के अर्थ के आधार पर क्या बताया, वाक्य के भेद। ठीक है, अब इसमें एक चीज ये आप पूछ सकता है कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एक आपका विधेय हो। ध्यान देना, ये परिभाषा पूछी गई है कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो वो आपका कैसा वाक्य है, वो आपका सरल वाक्य है। देखिए लगभग सरल वाक्य और अर्थ के आधार पर जो मैंने आपको बताया विधानवाचक वाक्य, दोनों के नियम एक है। लेकिन जब भी पूछेगा तो उसमें इंडिकेशन करेगा कि उसको आपको अर्थ के आधार पर बताना है या सरल उसके आधार पर, रचना के आधार पर। जैसे मैं आपसे कह दूं मोहन आज निबंध लिखेगा। मैंने कहा मोहन आज निबंध लिखेगा। अब देखिए इसमें मोहन क्या हुआ, उद्देश्य भी हो गया, और आज निबंध लिखेगा ये क्या हो गया, हमारा विधेय हो गया। तो हमने कहा अब रचना के आधार पर क्या है, ये सरल वाक्य भी है और साधारण वाक्य। ठीक है, तो इस यानी कि ऐसे दे देगा कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो वो आपका कैसा वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा।
संयुक्त वाक्य में ध्यान देना, एक मुख्य उपवाक्य, एक मुख्य उपवाक्य प्लस एक समान पदी उपवाक्य होगा। क्या होगा दोस्तों? एक समान पदी उपवाक्य। ठीक है, अभी उपवाक्य की चर्चा करते हैं दोस्तों। और मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य, एक मुख्य उपवाक्य प्लस एक आश्रित उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य। ठीक दोस्तों, अब ध्यान देना यह है कि अब मैंने यहां पर संयुक्त और मिश्रित में यहां पर उपवाक्य की चर्चा किया। उपवाक्य को ही हम पदबंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा उपवाक्य या पदबंध के बारे में भी डिस्कशन कर दूं, क्योंकि जब तक आपका ये उपवाक्य या पदबंध क्लियर नहीं होगा तब तक आप जो है संयुक्त और सरल मिश्रित वाक्य नहीं क्लियर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तो सरल वाक्य तो आपको समझ में आएगा, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एक ही विधेय वो आपका सरल होगा। ठीक है, अब लेकिन संयुक्त और मिश्रित वाक्य समझने के लिए हमें दोस्तों आपको उपवाक्य समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उपवाक्य के बारे में अब थोड़ा सा क्या करते हैं दोस्तों, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, बात क्लियर? तो चलिए देखते हैं जरा उपवाक्य के विषय में पहले समझ लेते हैं आखिरकार उपवाक्य होते क्या हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझते हैं जरा उपवाक्य। हमने कहा उपवाक्य, क्या कहा? उपवाक्य। चलिए उपवाक्य दोस्तों होते कहते किसे, पलिए देखते हैं। यानी कि उपवाक्य भी एक तरह से ये वाक्य का एक टुकड़ा या क्या होता है, अंश होता है। यानी कि जो नियम एक वाक्य में होते हैं वो सारे नियम उपवाक्य में होते हैं। अर्थात यूं कह सकते हैं कि उपवाक्य वाक्य का एक टुकड़ा या अंश होता है। यानी कि जो नियम आपके वाक्य में होते हैं वही नियम आपके उपवाक्य में होते हैं। अर्थात वाक्य मतलब कर्ता कर्म क्रिया का होना आवश्यक है, तो उपवाक्य में भी कर्ता कर्म और क्रिया होगी। ठीक है, लेकिन बशर्ते क्या है ये कि इसको क्या कहते हैं, वाक्य का टुकड़ा या अंश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा उपवाक्य, आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा इसको क्लाज। क्या पढ़ा दोस्तों? क्लाज पढ़ा होगा। ये होते कितने हैं ये समझ लेते हैं जरा। ये होते हैं तीन प्रकार के। पूछ लेगा उपवाक्य, या इसी को कहते हैं, दूसरा नाम दोस्तों आता है पदबंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पदबंध भी कहते हैं। ठीक है, पूछ लेगा कितने प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है दोस्तों मुख्य उपवाक्य। क्या होता है? मुख्य उपवाक्य। दूसरा है समान पदी उपवाक्य। क्या है दोस्तों? समान पदी उपवाक्य। और तीसरा होता है आपका आश्रित उपवाक्य। क्या होता है दोस्तों? आश्रित उपवाक्य। ठीक है, इसको अंग्रेजी में आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल क्लॉज। क्या पढ़ा दोस्तों? प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, इसको पढ़ा होगा आपने कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है दोस्तों, इसको क्या आपने पढ़ा है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। और इसको दोस्तों आपने पढ़ा होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या पढ़ा दोस्तों? सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखिए नाम से स्पष्ट है, प्रिंसिपल अर्थात मुख्य उपवाक्य। यह एक ऐसा उपवाक्य होता है, अब समझ लीजिए, यानी कि मुख्य उपवाक्य एक ऐसा उपवाक्य होता है जो अपने आप में पूर्ण होता है। अर्थात ये अपने अर्थ की पूर्ति के लिए किसी अन्य क्लॉज पर या अन्य उपवाक्य पर निर्भर नहीं होता है। ध्यान देना, ये अपनी अर्थ की पूर्ति के लिए किसी अन्य उपवाक्य पर निर्भर नहीं होता। और यह प्रायः जो है वाक्य के प्रारंभ में लगता है। कहाँ लगता है दोस्तों? वाक्य के प्रारंभ में लगता है। जैसे मैं आपसे कह दूं सेठ जानता है कि, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। सेठ जानता है कि अब देखिए इसमें जो आपका ये वाक्य सेठ जानता है, ये आपका दोस्तों क्या है? मुख्य उपवाक्य। क्या है दोस्तों? ये मुख्य उपवाक्य। ठीक है,
अर्थात कहने का मतलब यह है कि मुख्य उपवाक हमेशा कहाँ होता है, वाक्य के प्रारंभ में होता है, और ये किसी अपने अर्थ की पूर्ति के लिए किसी अन्य उपवाक पर क्या होता है, निर्भर नहीं होता। लेकिन अब समान पदी उपवाक क्या होता है, समान पदी उपवाक का भी अर्थपूर्ण होता है दोस्तों, लेकिन इसमें समान पदी उपवाक और मुख्य उपवाक में अंतर केवल इतना होता है कि समान पदी उपवाक जो है किसी न किसी समान पदी योजक शब्द से प्रारंभ होता है, जुड़ा होगा। जब यानी कि समान पदी उपवाक के पहले कोई ना कोई समान पदी योजक शब्द जरूर लगा होगा, लेकिन मुख्य उपवाक के पहले किसी भी प्रकार के हम योजक शब्द का प्रयोग नहीं करते। अर्थात कहने का मतलब कोऑर्डिनेट क्लॉज जो बनता है ये हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़कर बनता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह दूं एक उदाहरण, मैंने कहा मजदूर मेहनत करता है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमने कहा मजदूर मेहनत करता है, ये आपका दोस्तों मुख्य उपवाक हुआ, ये क्या है, मुख्य उपवाक। लेकिन उसके लाभ से वंचित रहता है, ये दोस्तों है आपका समान पदी उपवाक। क्यों? क्योंकि जो किंतु है समान पदी योजक शब्द है, और समान पदी योजक शब्द से जुड़ करके जब कोई वाक्य बनता है तो वो क्या बन जाता है, समान पदी उपवाक। अर्थात ये आपका अगर वाक्य पूछेगा तो कैसा वाक्य है दोस्तों, ये संयुक्त वाक्य है। क्यों? क्योंकि संयुक्त वाक्य बनाने के लिए अभी हमने पिछले बताया कि संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हमने आपका एक मुख्य उपवाक होगा, एक समान पदी उपवाक होगा। तो ये किंतु से जुड़ करके जो वाक्य बना दोस्तों, ये हमारा क्या बन गया, समान पदी उपवाक बन गया। बात क्लियर? तीसरा क्या है, आश्रित उपवाक। नाम इसका है आश्रित, अर्थात यह अपने अर्थ की पूर्ति के लिए किसी अपने अर्थ की पूर्ति के लिए मुख्य उपवाक पर क्या होता है दोस्तों, निर्भर होता है। जैसे मैं आपसे यही क्वेश्चन कह दूं कि सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ये लेकिन ये की जो है, की कैसा कंजंक्शन है, कैसा योजक शब्द है, ये आपका सबऑर्डिनेट अर्थात सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जिसको कह सकते हैं आश्रित योजक शब्द। तो इससे जुड़ करके जो वाक्य बना हमारा, ये समान पद यानी कि आश्रित उपवाक बना। तो ये दोस्तों क्या हो गया हमारा, आश्रित क्या है, उपवाक। और वाक्य पूछेगा तो कैसे है दोस्तों, ये वाक्य आपका मिश्रित वाक्य है। यहां तक दोस्तों समझ में आया आपको? यानी कि मुख्य उपवाक यानी कि यह एक ऐसा उपवाक होता है जो अपने अर्थ में क्या होता है, पूर्ण रहता है। मुख्य उपवाक के पहले किसी भी प्रकार के हम कंजंक्शन अर्थात योजक शब्द का प्रयोग नहीं करते। बिना मुख्य उपवाक के ना तो हम संयुक्त वाक्य बना सकते हैं, ना तो हम मिश्रित वाक्य बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समान पदी उपवाक क्या होता है, समान पदी जो उपवाक होता है इसका भी अर्थपूर्ण होता है, लेकिन समान पदी उपवाक और मुख्य उपवाक में अंतर केवल इतना होता है कि मुख्य उपवाक के पहले किसी प्रकार के हम योजक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि समान पदी उपवाक के पहले समान पदी योजक शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्थात कोऑर्डिनेट क्लॉज कंजंक्शन से जुड़कर जो हमारा वाक्य बनता है वो क्या बनता है दोस्तों, कोऑर्डिनेट क्लॉज बनता है। इसी प्रकार आश्रित उपवाक क्या होता है, आश्रित उपवाक नाम से स्पष्ट है, आश्रित डिपेंड, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, अपूर्ण रहता है। ये अपने अर्थ की पूर्ति के लिए मुख्य उपवाक पर क्या होता है, निर्भर होता है। और आश्रित योजक शब्द से जुड़ करके जो वाक्य बनता है दोस्तों, वो बनता है आश्रित उपवाक। अर्थात की क्या है, आपका आश्रित योजक शब्द है, और इससे जुड़ करके जो हमारा वाक्य बना ये क्या बन गया, आश्रित उपवाक। समझ में आ गया दोस्तों उपवाक क्या होते हैं? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।